नमस्ते बिटिया, आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट तुनी एंड प्रतितुनी रोग। दीज आर द वात व्याधीज। सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन 8 को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध, असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण। तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण
प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियाँ होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की तुष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंच पंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। Now we will discuss about आदमान एवं तुनी एवं प्रतितुनी, जो वेदना मलाशय एवं मूत्राशय से प्रारंभ होकर के नीचे गुदा व मूत्रेंद्रिय तक जाती है उसे तुनी कहते हैं। इसके विपरीत जो वेदना गुदा व मूत्रेंद्रिय से प्रारंभ होकर के मलाशय मूत्राशय तक जाती है उसे प्रतितुनी कहते हैं। अर्थात जो मलाशय मूत्राशय से प्रारंभ हो और गुदा मूत्रेंद्रिय तक जाए वह तुनी, एवं जो गुदा मूत्रेंद्रिय से प्रारंभ हो और मलाशय मूत्राशय तक जाए वह प्रतितुनी। ये अवस्था जो तुनी की अवस्था होती है इसमें विरेचन एरन तेल से करते हैं। प्रतितुनी की अवस्था में बस्ती का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य औषध प्रयोग कर सकते हैं जैसे गुक्षुरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, श्वेत परपटी इत्यादि, वरुणादि कषाय आदि का प्रयोग कर सकते हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर।
Department of Kaya Chikitsa in Faculty of Ayurvedic Sciences. Today we will discuss about विश्वाची। विश्वाची जो है यह वात व्याधि के अंतर्गत उल्लेखित व्याधि है। वात रोग का इसके अंदर, वात दोष का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको वात व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसके लक्षणों के आधार पे मॉडर्न से इसका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोरिलेशन देखें तो रेडियो अल्नर न्यूराइटिस एवं रेडियो अल्नर पैरालिसिस के साथ में इसका कोरिलेशन किया गया है। सर्वप्रथम जो है वात व्याधि विश्वाची के लिए कहा गया है अष्टांग हृदय जो है, या फिर ये जो सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने कहा है वात व्याधि विश्वाची के लिए तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचीति हिम सा स्मृता। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि विश्वाची जो है एक तरह से हस्ततल जो है इसके जो अंतःभाग और इसकी कंडरा जो होती है उसके अंदर विकृति होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बाहु कर्म जो हमारा बाहु होता है उसके प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। डिफिकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म, ठीक है, बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है, ठीक है। हाथ की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्षय होता है। इस प्रकार से विश्वाची जो है इसके लिए कहा गया है तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचिति ही सा स्मृता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विश्वाची के निदान की बात करें तो जो भी वातवर्धक आहार विहार हमारे यहाँ बताए गए हैं, अर्थात जो वातवर्धक कारण है वो विश्वाची रोग की उत्पत्ति के अंदर सहायक होते हैं। जिस प्रकार की वात के प्रकोप के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि रुक्ष आहार, शीत आहार, अल्पाहार, असात्म्य आहार, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि की सवारी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक लेखन, अति धावन, अति उष्ण भाषण और इसी प्रकार से जो जैसे अन्य जो हैं निदान अगर हम देखें तो एक जो है प्रॉपर शयन जो ना करना, ठीक है, सुखपूर्वक ना बैठना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं जिनकी वजह से वात की वृद्धि होती है। नियमित भोजन ना करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, खर हैं, कठोर हैं, रुक्ष हैं, इस प्रकार के आहार का सेवन करना या अति अल्प मात्रा के अंदर आहार का सेवन करना, ठीक है। अत्यधिक जो है जैसे भारी वजन को उठाना और ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से हाथ में खिंचाव हो, हाथ से किसी भारी सामान को उठाना, तो इन कारणों की वजह से जो है विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर चेष्टा वह कार्य, अर्थात जो हाथ की मांसपेशियां हैं उनसे मोटर फंक्शन नहीं हो पाने की वजह से विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। प्राय इसके अंदर रेडियल नर्व एवं अल्नर नर्व के पैरालिसिस के कारण हाथ का प्रसारण एवं आकुंचन नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हम विचार करें तो ये विश्वाची रोग है, ये 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि प्रसारक पेशी कर्मशय अथवा बहिःप्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची जैसे रेडियल न्यूराइटिस और रेडियल पैरालिसिस, या फिर जैसे आकुंचक पेशी कर्मशय अथवा अंतः प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची जैसे अल्नर न्यूराइटिस और अल्नर पैरालिसिस। अब यहाँ क्या होता है कि जो है जैसे ये अल्नर न्यूराइटिस हो सकता है, रेडियल न्यूराइटिस हो सकता है या उभय पेशी कर्मशय हो सकता है, अर्थात उभय नाड़ी विकृति जन्य जो है विश्वाची की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे रेडियो अल्नर न्यूराइटिस और रेडियो अल्नर पैरालिसिस जो है उससे इसका कोरिलेशन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो है विश्वाची के सामान्य लक्षणों की बात करें तो विश्वाची के अंतर्गत जो है जैसे हस्त, तल एवं अंतर्भाग में कंडरा के अंदर
विकृति की उत्पत्ति होती है। जैसे डिफॉर्मिटी यहाँ पे होगी, डिफॉर्मिटी ऑफ इन द मसल ऑफ द मीडियल जो है पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है। या फिर बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर जो है कठिनाई होती है। जैसे डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म, हाथ की पेशियों का क्षय होता है। जैसे वीकनेस इन द मसल ऑफ द आर्म, या यह रोग प्राय एक हाथ में होता है परंतु कभी कभी दोनों हाथों में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम जो है इसके चिकित्सा की बात करें विषवाची के अंतर्गत, तो यहाँ पे स्थानीय अभ्यंग एवं स्वेदन का प्रयोग बताया गया है। यहाँ पे नस्य का प्रयोग बताया गया है और इस प्रकार से इसकी चिकित्सा बताई गई है, इसकी चिकित्सा का उल्लेख आया है। जैसे हम यहाँ पे जो वात व्याधि शामक जो योग बताए गए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे योगराज गुग्गुल या फिर वात गजांकुश गुग्गुल जो है इनका वात गजांकुश रस जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर इससे नहीं रोगी को लाभ मिलता है तो हम वात चिंतामणि रस या फिर वात विध्वंसन रस या फिर जो है वृहदवात चिंतामणि रस इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक रासना दशमूल क्वाथ, कोक्षुरादि जो है दशमूल क्वाथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट को जो अभ्यंग के लिए जैसे बला तेल का और रसोन तेल का प्रयोग कराया जा सकता है। या फिर जैसे बाह्य और अभ्यंतर जो है प्रयोगार्थ हम जैसे पेशेंट को जो है विषगर्भ तेल का, महाविषगर्भ तेल का जो है पेशेंट का अभ्यंगार्थ, बाह्य अभ्यंगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के लिए योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल इस प्रकार के गुग्गुल का प्रयोग करके या फिर शुद्ध कुपिलू का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यंगार्थ सारणी तेल का यूज़ कर सकते हैं। स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं। रोगी को नस्य के लिए अणु तेल या महानारायण तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार विषवाची रोग की चिकित्सा की जाती है। यही है। I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.